हाय फेलोज, होप यू आर डूइंग वेल। सैंड स्टोरेज का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन की अगर बात की जाए तो हमने लास्ट सेशन में डिटेल डिस्कशन की थी सैंड पे। हमने डिटेल डिस्कशन की थी आइसकजी टारगेट्स पे एंड आइसकजी इनिशिएटर्स पे। हमने डिस्कस किया था कि आइसकजी टारगेट्स एंड इनिशिएटर्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें प्रैक्टिकली हम एक लैब इन्वायरमेंट में लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे कन्फिगर एंड डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आज के सेशन की बात की जाए तो आज के सेशन में थोड़ा सा सिनेरियो हमारा डिफरेंट है। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे लाइनक्स बेस्ड सिस्टम पे आप आइसकजी टारगेट को कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे एक फिजिकल या वर्चुअल ड्राइव को ओवर द नेटवर्क आप ESXi होस्ट जो कि एज ए इनिशिएटर है हमारा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट्स एंड रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी ये है, हमारे पास जो ESXi होस्ट जो कि एज ए इनिशिएटर काम करेगा उसके दरमियान और जो आपका आइसकजी टारगेट है उसके दरमियान नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए सो दैट कि हम अपनी फिजिकल ड्राइव को प्रेजेंट कर सकें ओवर द नेटवर्क अपने इनिशिएटर को। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कि हमारे पास एक वर्चुअल या फिजिकल ड्राइव होनी चाहिए जिसे हमने प्रेजेंट करना है अपने ESXi होस्ट को। थर्ड रिक्वायरमेंट में अगर देखें तो हमने रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जो हमें रिक्वायर्ड कमांड लाइन टूल्स एंड बाइनरीज प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आइसकजी होस्ट की। उसके बाद हम अपने ESXi होस्ट पे होस्ट बस अडाप्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर एट द एंड हमने डेटा स्टोर कॉन्फ़िगर करना है। जो भी हमने फिजिकल या वर्चुअल ड्राइव हमने ओवर द नेटवर्क प्रेजेंट की होगी आइसकजी टारगेट के थ्रू अपने आइसकजी इनिशिएटर को। सो चलते हैं वीएम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में और अपनी VMs की जो सेटिंग है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये मेरी CentOS 7 की एक वर्चुअल मशीन है जिसको मैं एज ए आइसकजी टारगेट के यूज़ करूँगा। अगर हार्ड ड्राइव्स की बात की जाए तो मेरे पास करंटली एक ही हार्ड ड्राइव है। नेटवर्क अडाप्टर की अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क अडाप्टर मेरे पास 2 अडाप्टर हैं। जो नेटवर्क अडाप्टर 2 है इसको मैंने VMnet 2 पे रखा हुआ है। VMnet 2 एक स्पेसिफिक कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर है ताकि मैं अपने इस आइसकजी टारगेट की कनेक्टिविटी कर सकूं ESXi होस्ट जो कि मेरा आइसकजी इनिशिएटर है। सो पहली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं कि हमारी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है बिटवीन ESXi इनिशियल होस्ट जो है जिसको एज ए इनिशिएटर हम यूज़ करेंगे और जो हमारी CentOS की VM है जिसको एज ए टारगेट हम यूज़ करेंगे, इनके दरमियान नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको VMware ESXi की सेटिंग शो करवाऊँ तो इसमें देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक VMnet 2 के नाम से नेटवर्क अडाप्टर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है ताकि मेरी दोनों जो VMs हैं टारगेट एंड इनिशिएटर दोनों के दरमियान नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सके। सो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास दोनों जो वर्चुअल मशीन्स हैं टारगेट एंड इनिशिएटर दोनों पे IP एड्रेसेस सेट हों। चलते हैं अपने CentOS की मशीन पे जिसको हमने एज ए टारगेट यूज़ करना है और यहाँ पे मैं अगर आपको IP के कमांड रन करके दिखाऊँ तो मेरे पास 172.16.0.0 VMnet 2 का जो नेटवर्क रेंज है इस पे मेरे पास एक IP सेट है 172.16.0.102। लैब सिनेरियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने अपने VMware ESXi होस्ट की जो अडाप्टर की जो IP रखनी है वो 101 रखनी है। सो यहाँ से मैं अगर आपको करंटली पिंग करके दिखाऊं तो करंटली मेरा होस्ट अनरीचेबल है। सो इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे वहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर या डेडिकेटेड स्विच को ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं हम अपने VMware ESXi होस्ट पे। क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो ये है मेरा VMware ESXi होस्ट। नेटवर्किंग अगर सेक्शन में जाऊँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्विच है, V स्विच 0। जब भी आप VMware ESXi की इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट स्विच आपके पास क्रिएट हो जाता है। इस स्विच की सेटिंग्स आप या टोपोलॉजी आप इसकी देखें तो यहाँ पे आपके पास VM नेटवर्क के नाम से एंड मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ये जो VM नेटवर्क है
ये बेसिकली आपकी जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं होस्टेड होती हैं आपके ESXi होस्ट पे, उसकी कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि हमारे पास मैनेजमेंट जो नेटवर्क है ये हमारे पास सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी सर्विसेज लाइक अपने फॉल्ट टॉलरेंस, हाई या अपने VMware ESXi होस्ट को मैनेज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टैटिक IPs प्रोवाइड की जाती हैं। अब जब भी VMware कर्नल पोर्ट्स को या मैनेजमेंट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपने स्टैटिक IP एट द टाइम ऑफ क्रिएशन प्रोवाइड करना होती है। इन केस ऑफ VMware नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको ये मैंडेटरी नहीं होता कि आप अपनी जो पोर्ट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस पर आप अपने स्टैटिक IPs भी दें, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स की अपनी IPs भी होती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर लैब सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे एक एडिशनल स्विच की ज़रूरत है, एक डेडिकेटेड स्विच क्रिएट कर लेता हूँ जिस पे मैं नेटवर्क की जो सेटिंग है वो 172 की रेंज है, जिस पे मेरी वर्चुअल मशीन है, सेंटोस वर्चुअल मशीन है जो कि मेरा iSCSI टारगेट है, उसी की रेंज की IP या उसी नेटवर्क अडाप्टर की जो IPs है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सो नेटवर्किंग के सेक्शन पे चलते हैं। स्विच क्रिएट करने के लिए वर्चुअल स्विचेस पे आएंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है ऐड स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच। स्विच का यहाँ पे नाम देंगे वी स्विच 1, इसका मैं नाम दे देता हूँ। अपलिंक के लिए मैं VMNIC 4 अडाप्टर को यूज़ करता हूँ। ऐड करेंगे तो आपका स्विच क्रिएट हो जाएगा। जब आप स्विच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उसकी डायग्राम ओपन हो जाती है। करंटली हमारे पास VM नेटवर्क है, मैनेजमेंट नेटवर्क में कोई भी अडाप्टर NIC कार्ड्स ऐड नहीं है, अपलिंक्स ऐड नहीं है हमारे पास। सो VMNICs को ऐड करने के लिए नेटवर्किंग पे जाएँ और यहाँ पे VM कर्नल NICs के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड VM कर्नल NICs पे क्लिक करेंगे। पोर्ट ग्रुप नेम कोई भी दे सकते हैं आप, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से चूज़ कर सकते हैं। न्यू पोर्ट ग्रुप, आप यहाँ पे पोर्ट ग्रुप का नाम दे दें। वर्चुअल स्विच, कौन से स्विच पे आपने VM कर्नल NICs ऐड करनी है, तो मैंने VM स्विच 1 पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है IPv4 सेटिंग्स, स्टैटिक को चूज़ करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी IP दे दें। हमने यहाँ पे IPs उसी रेंज की देनी है जिसमें हमारा VMNet2 वर्चुअल अडाप्टर है 172.16.0.101। यहाँ पे आप अपना सबनेट मास्क मेंशन करेंगे 255.255.0.0। सर्विसेज करंटली हमने कोई भी नहीं कॉन्फ़िगर करनी है, इसको अनचेक रहने दें। क्रिएट के बटन पे क्लिक करें। अब अगर आप vSwitch 1 पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास देखें कि एक VM कर्नल पोर्ट 1 में आपकी 172.16.0.101 के नाम से एक IP एड्रेस सेट हो गया और एक आपकी VM कर्नल पोर्ट ऐड हो गई है। अब अगर मैं होस्ट के टर्मिनल पे जाऊँ और पिंग करूँ तो मेरी यहाँ पे कनेक्टिविटी शो होनी चाहिए। सो ये था पहला स्टेप, हम कैसे अपनी iSCSI टारगेट एंड इनिशिएटर को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हमारे पास एक एडिशनल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। सो उसके लिए चलते हैं हम अपने वर्चुअल मशीन पे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, ऐड हार्ड डिस्क, नेक्स्ट। वर्चुअल डिस्क टाइप्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेड iSCSI है तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, साइज़ में यहाँ पे दे देता हूँ 20, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस। ये बेसिकली जब आप इसको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, जब भी आप डिस्क क्रिएट करेंगे तो आपकी अंडरलाइन फिजिकल स्टोरेज से जितने भी कैपेसिटी आपने यहाँ पे डिमांड की हुई है या रिक्वेस्ट की हुई है उसको वो कंज्यूम कर लेगा। सो हम ये नहीं चाहते कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही ये 20 GB कंज्यूम कर ले। सो इसको हम चेक रहने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करें, ओके कर दें। अब फिजिकल डिस्क को चेक करने के लिए, ब्लॉक डिवाइसेस को चेक करने के लिए लिनक्स में कमांड होती है lsblk। इंटर करेंगे तो अभी करंटली मेरे पास 20 GB की जो डिफ़ॉल्ट मेरे पास ड्राइव थी उसी को शो कर रहा है, जबकि जो मैंने
20 GB की जो एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव मैंने अभी फिजिकल वर्चुअल हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पे ऐड की है उसको शो नहीं कर रहा। सो लाइनिक्स में जब भी आप ये चाहते हैं कि आप कोई वर्चुअल हार्ड ड्राइव या फिजिकल हार्ड ड्राइव ऐड करें और विदाउट रीबूटिंग द सर्वर वो विजिबल हो जाए, उसके लिए कमांड होती है। इस कमांड को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। ये कमांड रन कर दें। जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे और lsblk की कमांड आप देखेंगे तो आपके पास stb के नाम से एक एडिशनल 20 GB की हार्ड ड्राइव ऐड हो गई है। थर्ड हमारे पास जो स्टेप है उसमें हमने पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है। आइसकजी टारगेट के लिए जो पैकेज रिक्वायर्ड होता है उसे टारगेट CLI कहते हैं। लाइक टारगेट CLI के नाम से एक पैकेज होता है, इसे आपने इंस्टॉल करना होता है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आप कोई सा भी पैकेज मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। मैं क्योंकि CentOS यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे यम पैकेज मैनेजर यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है या फिर आपके पास लोकल यम रिपोजिटरीज क्रिएट हुई हैं। मैं अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी चेक करूँ, पिंग करके देखते हैं गूगल को, सो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है। अभी मैं यम इंस्टॉल पैकेज का नाम -y सो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैंने सर्विसेज को इनेबल करना है। सर्विसेज इनेबल करने के लिए systemctl इनेबल -now का स्विच इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप अपनी सर्विस को अभी स्टार्ट भी करें और अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी आपका सिस्टम सर्वर आपका रिबूट हो तो आपकी जो सर्विस है वो उस टाइम बाय ऑटोमेटिकली इनेबल एंड स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए -now का स्विच यूज़ किया जाता है। सर्विस का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टेटस चेक करना हो तो सेम कमांड स्टेटस एंड सर्विस का नेम। हमारी सर्विस इनेबल हो चुकी है। उसके बाद हमने टारगेट CLI की कमांड को रन करना है। टारगेट CLI की कमांड आप जैसे ही रन करेंगे ये आपको एक कमांड लाइन शेल पे लेके जाएगा। सो हम एक कमांड लाइन शेल पे पहुंच चुके हैं। लेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बैक स्टोर्स। बैक स्टोर में आपने वो डिवाइसेस एज ए बैक स्टोर कन्फिगर करनी होती हैं जिसको आपने एज ए रॉ डिस्क प्रेजेंट करना होता है इनिशिएटर को। अब इसमें अगर ऑप्शन देखें तो 4 डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ब्लॉक। जब भी आप किसी ब्लॉक डिवाइस को एज ए बैक स्टोर क्रिएट करना होता है तो उस वक्त आप ब्लॉक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। लाइक हमारे केस में हम फिजिकल डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल डिस्क का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम एज ए ब्लॉक डिवाइस यहाँ पे एज ए बैक स्टोर में कन्फिगर करेंगे। फाइल इनपुट आउटपुट के ऑप्शन में अगर आपने कोई भी फाइल बेस लाइक जैसे हम डमी dd कमांड से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसको एज ए स्टोरेज यूज़ करते हैं जिसकी एक्सटेंशन .img होती है, अगर उसको आपने एज ए रॉ डिस्क एज ए स्टोरेज आपने प्रेजेंट करना है अपने इनिशिएटर को, तो उसके लिए आप फाइल इनपुट आउटपुट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। PSCSI मीन्स पास थ्रू SCSI। पास थ्रू SCSI में आपकी टेप ड्राइव्स, आपकी एक्सटर्नल ड्राइव्स या आपकी CD-ROMs, अगर आप उनको एज ए ड्राइव स्टोरेज डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं और उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं और उसको मीन्स आपके iSCSI इनिशिएटर को, तो उसके इसमें आपने PSCSI का ऑप्शन यूज़ करना है। रैम डिस्क ऐसी डिस्क होती हैं जो नॉन परसिस्टेंट हो अक्रॉस द रीबूट। हाई स्पीड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए रैम डिस्क का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन के केस में अगर डिस्कस किया जाए तो ब्लॉक डिवाइस का मोस्टली यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने अपना जो बैकएंड जो हमारी डिवाइस है जिसको हमने एज ए स्टोरेज प्रेजेंट करना है अपने इनिशिएटर को, उसको एज ए बैक स्टोर डिक्लेयर क्रिएट करेंगे। हायरार्की देख लें, रूट के अंदर आपका बैक स्टोर और बैक स्टोर के अंदर आपके बाकी ऑप्शंस आ जाते हैं। रूट बैक स्टोर के अंदर हमने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, ब्लॉक। सो ब्लॉक, देन आपने
क्रिएट की कमांड रन करनी है। क्रिएट बैक स्टोर का आपने नाम देना है। मैं BKS1 के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उस डिवाइस का नाम देना है जिसको आपने एज ए फिजिकल ड्राइव या एज ए रॉ डिवाइस आपने प्रेजेंट करना है अपने इनिशिएटर को, या जो भी आपकी बैकिंग डिवाइस है जिससे आपने ये बैक स्टोर क्रिएट करना है, तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। STB के नाम से हमारी डिवाइस से इंटर करेंगे तो हमारा एक ब्लॉक स्टोरेज वो कहते हैं कि क्रिएट हो गया। लेस करेंगे आपको तो यहाँ पे देखें लास्ट जो प्रीवियस इनपुट है लेस की और अभी की जो इनपुट है आउटपुट है उसको देखें तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। पहले हमारे पास जस्ट ऑप्शन नज़र आ रहे थे, अब हमारे पास बैक स्टोर के अंदर ब्लॉक्स ऑप्शन के अंदर BKS1 के नाम से एक डेव STB डिवाइस से फिजिकल वर्चुअल डिवाइस से हमारे पास एक बैक स्टोर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमने iSCSI टारगेट को क्रिएट करना है। उसके लिए आप सेम हायरार्की को फॉलो करेंगे। रूट iSCSI का ऑप्शन रूट के अंदर ही आ रहा है, ये देखें हायरार्की यहाँ पे क्लियरली बनी हुई नज़र आ रही है। रूट के अंदर आ जाता है। iSCSI टैब प्रेस करें, उसके बाद क्रिएट की कमांड रन करेंगे तो आपके पास एक iSCSI टारगेट क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप ये कमांड रन करते हैं तो आपको ls करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे iSCSI के अंदर। iSCSI की कमांड क्रिएट की कमांड आपको एक IQN नंबर iSCSI क्वालिफाइड नंबर के नेम के नंबर iSCSI क्वालिफाइड नेम से आपको एक नंबर जनरेट करता है जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इस टारगेट जो हमारा iSCSI टारगेट है उसके लिए, लाइक एक यूनिकनेस के लिए, एक टैग के लिए जो आपने iSCSI टारगेट क्रिएट किया है। उसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे TPG के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। TPG टारगेट पोर्टल ग्रुप के नाम से एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप ACL की बात करें तो ये ACL का ऑप्शन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कौन से इनिशिएटर को आपने इस टारगेट पे एक्सेस देनी है। लॉजिकल यूनिट नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर आपने वो बैक स्टोर मेंशन करना होता है, क्रिएट करना होता है, जिसको आप एज ए स्टोरेज आपने प्रेजेंट करना है अपने iSCSI इनिशिएटर को। पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास नेटवर्क इंटरफेसेस की बात हो रही होती है कि कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस को आपने 3260 पे लिसन करवाना है। 0.0 का मतलब है हमने सारे ही नेटवर्क को 3260 के लिए ओपन कर रखा है या लिसन करवाना है हमने। अब फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो हमने लॉजिकल यूनिट नंबर क्रिएट करना है। लॉजिकल यूनिट नंबर्स में जो आपने बैक स्टोर क्रिएट किया है उसे आप एज ए लॉजिकल यूनिट नंबर क्रिएट कन्फिगर करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे अपने iSCSI इनिशिएटर को। तो उसकी हायरार्की अगर आप देख लें तो रूट के अंदर iSCSI के अंदर IQN के अंदर आपका TPG एंड देन आपके लॉजिकल यूनिट नंबर। सो कमांड भी हमारी इसी तरह टाइप होगी iSCSI IQN देन TPG1 देन लॉजिकल यूनिट नंबर। क्रिएट की कमांड चलाएंगे और ये जो लॉजिकल यूनिट नंबर है हमने किससे क्रिएट करना है, बैक स्टोर से। सो बैक स्टोर के अंदर हमारा ब्लॉक के अंदर हमारा BKS1। यहाँ पे आप बैक स्टोर टैप करें तो आपके पास चूँकि एक ही बैक स्टोर है अभी तक तो इसने 1 टैप पे हमें कमांड कंप्लीट करके बता दी है। इंटर करेंगे तो आपका लॉजिकल यूनिट नंबर क्रिएट हो जाएगा। एलएस करें तो यहाँ पे देखें iSCSI IQN TPG1 ACL तो लॉजिकल यूनिट नंबर के अंदर हमने लॉजिकल यूनिट नंबर को क्रिएट किया तो ये LUN0 के नाम से आपके पास एक लॉजिकल यूनिट नंबर क्रिएट हो चुका है। और कौन से बैक स्टोर से क्रिएट हुआ है, ब्लॉक BKS1 कौन सी अंडरलाइंग फिजिकल या वर्चुअल डिवाइस से क्रिएट हुआ है, डेव STB के नाम से। अब जो फिफ्थ ऑप्शन है हमने ACLs में ये परमिशन देनी है कि कौन सा iSCSI इनिशिएटर, कौन सा क्लाइंट हमारा इस टारगेट को यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके। सो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है iSCSI इनिशिएटर का IQN नंबर। लाइनक्स के केस में जब भी आप iSCSI इनिशिएटर कन्फिगर करते हैं, जब जैसे ही आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो ETC के अंदर iSCSI के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है। उसके अंदर iSCSI डॉट इनिशिएटर या XYZ एग्जैक्ट जो उसकी एक्सटेंशन है वो मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ETC के अंदर आपकी iSCSI डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट होती है और उसके अंदर
आपका IQ नंबर मेंशन होता है वो, सो वो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लाइव सिनेरियो को अगर देखा जाए तो अभी हमारा जो आइसकजी इनिशिएटर है वो है ESXi होस्ट। सो चलते हैं ESXi होस्ट पे। यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरेज के सेक्शन पे। स्टोरेज के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। डेटा स्टोर्स आपके डेटा स्टोर को क्रिएट करने के लिए होता है। अडाप्टर्स आपके होस्ट बस अडाप्टर्स को यहाँ पे शो कर रहा होता है। आप देखें इस पर क्लिक करें VM-HBA65, इसके आगे ये इसके मॉडल में लिखा हुआ है आइसकजी सॉफ्टवेयर अडाप्टर। अगर ये फिजिकल होता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है होस्ट बस अडाप्टर होते हैं और उनके साथ ये मेंशन भी होता है। क्योंकि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर अडाप्टर के नाम से आ रहा है। IQN नंबर को देखने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर आइसकजी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नेम एंड एलियासिस में आपके पास एक IQN नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इसको कॉपी करेंगे, वापस आप अपने आइसकजी टारगेट पे आएंगे और यहाँ पे आपने ACL कन्फिगर करना है। अगर ACL की हायरार्की आप देखें तो आइसकजी के अंदर IQN, उसके अंदर TPG एंड TPG के अंदर ACL। सो हमारी कमांड भी ऐसी बनेगी आइसकजी IQN TPG ACL क्रिएट एंड देन वो जो IQN नंबर हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो ये आपका एक ACL कन्फिगर हो गया। क्रिएटेड नोड ACL फॉर, आपको ये मैसेज भी कन्वे कर रहा है कि इस IQN नंबर के अगेंस्ट आपका एक नोड ACL क्रिएट हो चुका है। और मैप कौन से लॉजिकल यूनिट नंबर पे हुआ है, लॉजिकल नंबर यूनिट 1 पे जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो आपकी जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो सेव हो जाएंगी। साथ ही आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि कन्फिग्रेशन सेव टू ETC टारगेट सेव config .json एक्सटेंशन एक फाइल है, उसके अंदर आपकी कन्फिग्रेशन सेव हो गई है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी फायरवॉल यहाँ पे चल रही है तो फायरवॉल के अंदर आपने जो आइसकजी की डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 3260 उसको अलाउ करवाना है फायरवॉल रोल्स के अंदर। चेक कर लेते हैं फायरवॉल सर्विस को। सर्विसेज स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए सिस्टम CTL की कमांड होती है। स्टेटस अगर करूँ फायरवॉल डी सर्विस, फायरवॉल डी सर्विस मेरी एक्टिव है, रनिंग है। अगर मैं देखूँ कि मेरी कौन सी पोर्ट्स अलाउ हैं यहाँ पे, कौन सी सर्विसेज यहाँ फायरवॉल रूल्स के अंदर अलाउ हैं, फायरवॉल CMD-list-all की कमांड आप रन करेंगे, ये आपको शो करेगा कि कौन सी सर्विसेज पोर्ट्स आपके फायरवॉल रूल्स के अंदर ऐड हैं। करंटली मेरे पास 3260 पोर्ट्स इस ऑप्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर देखें तो 3260 पोर्ट अलाउ नहीं है। सो इसको अलाउ करवाते हैं फायरवॉल CMD permanent -add पोर्ट का नंबर 3260 TCP। फायरवॉल को करेंगे हम रीलोड। अब अगर आप लिस्ट करके देखें तो पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपकी ये जो आइसकजी की पोर्ट है ये यहाँ पे अलाउ हो चुकी है। सो अब हमारा जो काम है वो रहता है आइसकजी इनिशिएटर पे। हम चलते हैं हम अपने ESXi होस्ट पे वापस। अगर उसी ऑप्शन को मैं दिखाऊँ स्टोरेज में आप आएंगे अडाप्टर्स पे यहाँ पे आइसकजी सॉफ्टवेयर अडाप्टर, इसको क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर आइसकजी कन्फिगर इसको करना है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ जाते हैं क्योंकि चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, सो इसको डू नॉट यूज़ पे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमने पोर्ट बाइंडिंग करवानी है। पोर्ट बाइंडिंग के लिए हमने वो VM नेक कार्ड VM कर्नल नेक जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसकी IP रेंज और आपके आइसकजी टारगेट की IP रेंज सेम है, यानी कि जो सेम नेटवर्क में है। सो हमारा VMK1 जो नेटवर्क VM कर्नल पोर्ट है जिसको हमने क्रिएट किया था उसको बाइंड कर देते हैं अपने टारगेट के साथ। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक टारगेट को रहने देते हैं। डायनामिक टारगेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपने टारगेट ऐड करने हैं। ऐड डायनामिक टारगेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू ऐड एड्रेस, यहाँ पे आपने अपने आइसकजी टारगेट का
एड्रेस मेंशन, आईपी एड्रेस मेंशन करना है 192.16.0.102 सेव करेंगे। सो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। उसके बाद आप करेंगे रीस्कैन। अब अगर आपने डेटा स्टोर को ऐड करना है, अपने डेटा स्टोर को क्रिएट करना है, डेटा स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू डेटा स्टोर पे जाएंगे, क्रिएट न्यू NVMFS डेटा स्टोर, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास वो देखें 20 GB की जो हार्ड ड्राइव हमने ओवर द नेटवर्क शेयर की है थ्रू iSCSI टारगेट, वो यहाँ हमारे पास विजिबल हो रही है। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको iSCSI के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपने फुल डिस्क यूज़ करनी है या आप कस्टम यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं अगर फुल डिस्क कस्टम के साथ जाएंगे तो बिफोर एंड आफ्टर में आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना आपने कितनी 20 GB में से अगर मैं 5 GB यूज़ करना चाहूँ तो उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली मैं यूज़ फुल डिस्क के साथ प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि एंटायर कंटेंट ऑफ दिस डिस्क आर अबाउट टू बी अरेज्ड एंड रिप्लेस विद द स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन, आर यू श्योर? क्योंकि हम एक रॉ डिस्क को फॉर्मेट कर रहे हैं BMS फाइल सिस्टम के साथ, उसने एक वार्निंग इशू की है, उसने एक वार्निंग शो की है कि आपका जितना अगर कोई उसके अंदर कोई कंटेंट है तो वो रिप्लेस हो जाएंगे स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो उसके लिए एक वार्निंग जनरेट करता है। यस पे क्लिक कर दें। उसे देखें हमारे पास एक 20 GB का नया डेटा स्टोर क्रिएट हो चुका है। इससे पहले हमारे पास डेटा स्टोर के नाम से जो डास स्टोर के नाम से हमारे पास एक डेटा स्टोर था जो बाई डिफ़ॉल्ट जब क्रिएट हुआ था, जब हमने ये सक्सेस होस्ट को इंस्टॉल किया था। ये एक NFS डेटा स्टोर हमने क्रिएट किया था एक लास्ट सेशन में। और करंटली हमने एक iSCSI टारगेट के थ्रू 20 GB की हार्ड डिस्क को ओवर द नेटवर्क शेयर किया, प्रेजेंट किया अपने iSCSI इनिशिएटर को, जो कि हमारा एक ESXi होस्ट है, और उसको फॉर्मेट किया है BMS फाइल सिस्टम के साथ और उसको माउंट किया है। सो हमारे पास ये अभी 3 हमारे पास डेटा स्टोर शो हो रहे हैं। सो ये था आज के सेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू कि कैसे हम एक लाइनक्स बेस्ड iSCSI टारगेट से एक फिज़िकल वर्चुअल ड्राइव को प्रेजेंट कर सकते हैं ESXi बेस्ड इनिशिएटर को। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इससे जो लास्ट सेशन है जिस पे हमने iSCSI टारगेट एंड इनिशिएटर्स को लाइनक्स बेस्ड सिस्टम पे क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर किया था, डिप्लॉय किया था, और हमने अपने फिज़िकल ड्राइव को, वर्चुअल ड्राइव को प्रेजेंट किया था इनिशिएटर को, उस सेशन की रिकॉर्डिंग या उस सेशन की जो लिंक है वीडियो का, वो मैं इस सेम सेशन की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टेप्स एंड प्रोसीजर हैं, वो डॉक्यूमेंट में मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर।